Hello friends, welcome to channel. So in today video we are going to start the unit 5 PYQ from 2012 to 2020. ये सभी PYQ को डिस्कस किया जाएगा आज इस वीडियो के माध्यम से। PYQ इसलिए किए जाते हैं ताकि आपका जो एग्ज़ाम होता है उसमें बहुत सारे ऐसे क्वेश्चन होते हैं जो रिपीटेड होते हैं, प्रीवियस क्वेश्चन से आते हैं, तो आपको PYQ करना बहुत ही ज़रूरी है। सो जितने भी PYQ हैं फ्रॉम यूनिट 1 टू यूनिट 10 आपको सभी करना है और एटलीस्ट दो से लेकर 3 बार करना है, ताकि आपके कोई भी क्वेश्चन अगर रिपीट होता है तो एग्ज़ाम में कोई भी क्वेश्चन गलत नहीं होना चाहिए। सो आज के वीडियो में डिस्कस करेंगे यूनिट 5 से, और ये जो है वीडियो 2 पार्ट में होगा, पार्ट 1 एंड पार्ट 2। पार्ट 1 में 25 क्वेश्चन होंगे। सो इन सभी को क्वेश्चन को डिस्कस करेंगे प्रॉपर तरीके से, और आप वीडियो को पॉज करके आप अपना आंसर निकाल सकते हैं और साथ ही साथ आप उसको मैच कराइए मेरे आंसर से, और उसके बाद आप कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताइए कि आपके कितने आंसर जो है सही है। सो लेट स्टार्ट। बिफोर बिगिन दिस इज ऑल अबाउट मी, एंड आप मुझे मेल कर सकते हैं इस ईमेल आईडी पे, एंड आल्सो ज्वाइन द टेलीग्राम चैनल। जो टेलीग्राम चैनल है फ्री है, उसको आप ज्वाइन कर सकते हैं। वहाँ पर इम्पोर्टेंट नोटिफिकेशन आप तक पहुँचते रहेंगे रिगार्डिंग दी पेपर 2। एंड अगर आप पेड ग्रुप ज्वाइन करना चाहते हैं देन यू कैन आल्सो ज्वाइन द पेड ग्रुप। इसकी जो फीस है दैट इज़ 1500 रुपीज़, और इस मोबाइल नंबर पे आप मैसेज कर सकते हैं, तो उसके रिगार्डिंग आपको इस मैसेज के माध्यम से आपको इन्फॉर्मेशन दी जाएगी कि कैसे आपको पेड ग्रुप ज्वाइन करना है। सो अभी चलते हैं क्वेश्चन पर। द फर्स्ट क्वेश्चन, दिस क्वेश्चन आस्क इन जुलाई 2018 ऑफ द फॉलोइंग विच वन इज़ द करेक्ट सीक्वेंस। आपको बताना है इनमें से कौन सा सही अनुक्रम है, कौन सा जो सीक्वेंस है करेक्ट है। यहाँ पर रिसर्च के कुछ स्टेप दिए गए हैं। सो 4 स्टेप्स इन्वॉल्व हैं इसमें से, बहुत सारे स्टेप्स होते हैं बट इसमें केवल 4 ही ऑप्शन दिए, 4 स्टेप दिए हैं, और उनको आपको सीक्वेंस में लगाना है, आपको इनमें सही अनुक्रम में व्यवस्थित करना है। सो आपको बताना है कौन सा आंसर सही है। आप पॉज करके आप देखिए क्वेश्चन को पढ़िए और बताइए कौन सा आंसर सही है इसका। सो 4 ऑप्शन में से आप देख सकते हैं, सबसे पहले आएगा आपका एडिटिंग, देन उसके बाद कोडिंग। एडिटिंग के पहले भी स्टेप्स होते हैं बट इसमें 4 ही स्टेप दिए हैं, तो चारों को आपको सही क्रम में लगाना है। तो एडिटिंग मतलब होता है कि आपके पास जो भी रॉ डेटा है, जो आपने रॉ डेटा कलेक्ट किया है फ्रॉम द फील्ड, और उसको आपको सही तरीके से उसको एडिट करना है, क्योंकि रॉ डेटा में बहुत सारा डेटा होता है बट आप पूरा डेटा तो नहीं रिसर्च में यूज़ कर सकते। तो उसको सही तरीके से, जो सही डेटा है, जितना आपको ज़रूरत है उतना डेटा को सही से एडिटिंग करना, देन उसको कोडिंग करना। कोडिंग करने के बाद आपकी उसकी क्लासिफिकेशन करना होता है। क्लासिफिकेशन का मतलब होता है कि डेटा को आपको सही तरीके से, जितने भी उसके डायमेंशन है, वेरियस डायमेंशन होती हैं आपके, आपने इंटरव्यू के माध्यम से या फिर डिफरेंट टेक्निक के माध्यम से डेटा कलेक्ट किया है, सो उसके बहुत सारे डायमेंशन होती हैं, उन सभी को अलग अलग करके क्लासीफाइड कर देना। मतलब उनको होमोजेनिटी के आधार पर कि कौन सा डेटा किसके लिए है, तो उसको अलग अलग करके उसको क्लासीफाइड कर देना। देन उसके बाद टैबुलेशन। टैबुलेशन का मतलब होता है कि डेटा को डिफरेंट टेक्निक, जैसे कि ग्राफ के माध्यम से या फिर टेबल के माध्यम से, उसको डिफरेंट तरीके से उसको सही से प्रेजेंट करना, क्वांटिफाई करना डेटा को। और इस तो ये 4 क्रम है। तो सबसे पहले एडिटिंग आएगा, ई, उसके बाद कोडिंग सी, देन क्लासिफिकेशन एंड दी देन टैबुलेशन। ये आएगा ऑप्शन नंबर जो सी होगा, दैट विल बी करेक्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 2। द स्ट्रॉन्गेस्ट एविडेंस फॉर कॉजलिटी कम्स फ्रॉम द रिसर्च मैथड। आपको बताने में से कौन सा करेक्ट आंसर है। कारण के लिए सबसे मजबूत सबूत अनुसंधान विधि कौन सी है। एक्सपेरिमेंटल, कॉजल, कंपैरेटिव एंड कोरिलेशन एंटी एथनोग्राफी। तो आपको बताने में से कौन सा करेक्ट आंसर है। सो द आंसर विल बी ऑप्शन नंबर फर्स्ट, दैट इज एक्सपेरिमेंटल। सो अगर बात करें हम एक्सपेरिमेंटल रिसर्च की, तो एक्सपेरिमेंटल रिसर्च दैट प्रोवाइड द स्ट्रॉन्गेस्ट एविडेंस टू सपोर्ट कॉजलिटी। सो इन एक्सपेरिमेंटल रिसर्च द कॉजल वेरिएबल इज मैनिपुलेटेड एंड प्रेजेंटेड टू पार्टिसिपेंट। तो ये जो है ऑप्शन नंबर जो फर्स्ट है वही करेक्ट होगा। यहाँ पे इसका एक्सप्लेनेशन दिया गया है, तो इसको आप देख सकते हैं। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 3। दिस क्वेश्चन आस्क इन नवंबर 2017, विच ऑफ द फॉलोइंग इज करेक्ट मैच। आपको सही मैच, सही ढंग से इसको सुमेलित करना है, मेल करना है। पहला दिया है यहाँ पर 4 रिसर्च दिए हैं, एम्पेरिकल, अप्लाइड, फंडामेंटल एंड क्वालिटेटिव रिसर्च। तो आपको बताने में से कौन सा सही है। यहाँ पर डिस्क्रिप्शन ऑफ द एक्सपीरियंस एंड द ऑब्जर्वेशंस, एंड इसको बोलते हैं एम्पेरिकल रिसर्च। तो क्या ये सही है।
मेकिंग जनरलाइजेशन एंड थ्योरीज बिल्डिंग, दैट इज नॉन एज द अप्लाइड रिसर्च। तो क्या है सही है? चार ऑप्शन आपको बताना है कौन सा सही है। बेसिकली आपको सही से मैच करना है। सो देख लीजिए आपको कौन सा इसमें सही होगा। अगर बात करें एम्पिरिकल रिसर्च की, इसको बोलते हैं अनुभव बंध, मतलब जो रियल है बोल सकते हैं, रियल जो रिसर्च होती है रियल फैक्ट पर या फिर उसको बोलते हैं एम्पिरिकल रिसर्च बेस्ड ऑन दी रियल लाइफ एक्सपीरियंस। तो इसको एम्पिरिकल रिसर्च बोलते हैं। और यहाँ पर दिया गया है डिस्क्रिप्शन ऑफ द एक्सपीरियंसेस एंड द ऑब्जर्वेशन। सो अगर हम बात करें इसकी, तो बेसिकली एम्पिरिकल रिसर्च की अगर बात करें, एम्पिरिकल रिसर्च क्या होती है? ये बेसिकली बेस्ड होती है ऑब्जर्वेशन पे और मेजरमेंट ऑफ द फिनोमेना। किसी फिनोमेना को मेजर करना, उसको ऑब्जर्व करना डायरेक्टली, जो रिसर्चर होता है खुद उस डायरेक्टली उसको अंडरस्टैंड करता है, उसको ऑब्जर्व करता है। सो इससे जो डेटा जनरेट होगा वो बोल सकते हैं कि उसको कंपेयर करेंगे थ्योरी से या फिर हाइपोथेसिस से। और सो ये बेसिकली बेस्ड होती है आपके रियल लाइफ एक्सपीरियंसेस पे। सो इसको आप ये जो फर्स्ट है वो सही हो जाएगा। विच ऑफ द फॉलोइंग इज द करेक्ट मैच। तो पहला जो है सही मैच किया गया है। नेक्स्ट देखते हैं, यहाँ पर इसका एक्सप्लेनेशन दिया है, तो देख सकते हैं। अगर आप पेड ग्रुप ज्वाइन करेंगे तो आपको ये सभी PDF फाइल प्रॉपर एक्सप्लेनेशन के साथ दी जाती हैं, और ये सभी यूनिट के नोट्स यूनिट 1 से लेकर यूनिट 10 तक। इसके अलावा मॉक टेस्ट PDF फाइल प्लस वीडियो। तो अगर आप ज्वाइन करना चाहते हैं तो कर सकते हैं, उस मोबाइल नंबर पर आप मुझे मैसेज करके। क्वेश्चन नंबर 4, when number of the samples is more than 2 but is neither certain nor decided in the advance, this type of system often refer as। so इसमें पूछा गया है कि जब सैंपल की जो नंबर ऑफ द सैंपल हैं जो कि 2 से ज़्यादा हैं, और ना ही बट इसमें जो ना तो पहले से इसको डिसाइड किया गया है एडवांस में, ना ही इसको मतलब पहले से तय नहीं किया गया है, तो आपको बताना है कि किस टाइप का जो सिस्टम है इसको क्या बोलेंगे जहाँ पर नंबर ऑफ सैंपल 2 से ज़्यादा हो। सिक्वेंशियल सैम्पलिंग, क्लस्टर सैम्पलिंग, जजमेंट सैम्पलिंग एंड दी एरिया सैम्पलिंग। सो आपको बताना है कौन सा इसमें सही होगा। यहाँ पर हिंदी में दिया है, आप इसको पढ़ सकते हैं। सो इसका जो करेक्ट आंसर होगा, आप बताइए कौन सा ऑप्शन सही होगा। सो ऑप्शन नंबर जो ऑप्शन ये है करेक्ट हो जाएगा। सिक्वेंशियल सैम्पलिंग करेक्ट होगा इसमें। सिक्वेंशियल के हम जब यूज़ करते हैं जब सैंपल जो है मोर देन 2 होते हैं और ना है तो पहले से वो डिसाइडेड होते हैं एडवांस में, तो इस टाइप का जो सिस्टम होता है उसको हम बोलते हैं सिक्वेंशियल सैम्पलिंग। सिक्वेंशियल सैम्पलिंग में एक इसमें मोर देन सैंपल जो कि लिए जाते हैं ग्रुप से, और उसमें से जो सैंपल लिए गए हैं उसके माध्यम से फिर जो हाइपोथेसिस है उसको परफॉर्म किया जाता है, उसके माध्यम से फिर कंक्लूजन तक पहुंचा जाता है। तो इसको बोलते हैं सिक्वेंशियल सैम्पलिंग, यहाँ पर सैम्पलिंग की साइज होती है मोर देन 2। सो ऑप्शन नंबर जो फर्स्ट है करेक्ट हो जाएगा। यहाँ पर इसका एक्सप्लेनेशन दिया गया है, इसको आप पढ़ सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 5। दिस क्वेश्चन आस्क इन दी जनवरी 2017। यहाँ पर टाइप 1 एरर और टाइप 2 एरर के बारे में बताया गया है, तो आपको भी ये बताना है कि इसमें से जो कौन सा है वो करेक्ट है 4 में से। इसके बारे में मैंने थ्योरी पार्ट में बताया था, अगर आपने नहीं देखा वीडियो तो आप जाके देख सकते हैं। रिसर्च के जितने भी टॉपिक थे थ्योरी वाली सभी को मैंने वीडियो के माध्यम से एक्सप्लेन किया गया है। सो उसमें बताया था कि टाइप 1 एरर क्या होता है और टाइप 2 एरर क्या होता है। सो इसमें कौन सा करेक्ट है, आप बताइए कौन सा करेक्ट है। इसमें एक्सप्लेनेशन यहाँ पर दिया गया है, तो आप देख ही लिया होगा। टाइप 1 एरर इसमें जो पहला है सही हो जाएगा, क्योंकि इसमें जो नल हाइपोथेसिस होती है वो जब सही होती है मतलब ट्रू होती है तब हम उसको रिजेक्ट कर देते हैं, उसको ही टाइप 1 एरर बोला जाता है। और जब नल हाइपोथेसिस फॉल्स हो और हम उसको एक्सेप्ट कर लें तो उसको बोलते हैं टाइप 2 एरर। यहाँ पर उसको एक्सप्लेन किया गया, आके देख सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 6। सो नल हाइपोथेसिस व्हेन इट इज़ ट्रू इज कॉल्ड एज टाइप 1 एरर, जैसे कि अभी बताया मैंने। क्वेश्चन नंबर 7। व्हाट इज द फंक्शन ऑफ कंट्रोल ग्रुप इन दी स्टडी डिजाइन। स्टडी डिजाइन में जो कंट्रोल ग्रुप होता है उसका क्या फंक्शन होता है, क्या कार्य होता है एक नियंत्रक समूह का। द फर्स्ट ऑप्शन दैट इज दी क्वान्टिफाई द इम्पैक्ट ऑफ एक्सट्रेनियस वेरिएबल, और ऑप्शन भी दिया है टू क्वान्टिफाई द इम्पैक्ट ऑफ स्टिमुलस ऑन द इंडिपेंडेंट वेरिएबल्स। ऑप्शन सी टू चेंज द इंडिपेंडेंट वेरिएबल एंड टू मेजर द इम्पैक्ट ऑफ इंडिपेंडेंस वेरिएबल। सो आपको बताना है। सबसे पहले ये जान लीजिए कि एक्सट्रेनियस वेरिएबल क्या होता है। एक्सट्रेनियस मतलब होता है बाहरी वेरिएबल, बाहरी चर, हिंदी बोलते हैं बाहरी चर। बाहरी चर मतलब होता है कि एक वो जो कि इंडिपेंडेंट वेरिएबल नहीं है, बट ये इसका जो इफेक्ट होता है वो एक्सपेरिमेंट के रिजल्ट पे होता है। मतलब जो आप एक्सपेरिमेंट कर रहे हैं उसका जो रिजल्ट आएगा उस पर एक्सट्रेनियस वेरिएबल का इम्पैक्ट देखा जाता है और उसका इफेक्ट भी देखा जाता है। और जबकि एक इंडिपेंडेंट वेरिएबल नहीं है तो उसको बोलते हैं एक्सट्रेनियस वेरिएबल्स और बाहरी चर।
सो इसका जो सही ऑप्शन होगा, बताइए कौन सा राइट आंसर होगा। सो इसका जो फर्स्ट है यही करेक्ट होगा। टू क्वान्टिफाई द इम्पैक्ट ऑफ एक्सट्रेनियस वेरिएबल, जो मेन फंक्शन होता है कंट्रोल ग्रुप का स्टडी डिजाइन में, कि इसका जो बाहरी चर का बाहरी चर है उसका क्या प्रभाव है, उसको निर्धारित करने के लिए हम कंट्रोल ग्रुप का यूज करते हैं स्टडी डिजाइन में। नेक्स्ट क्वेश्चन, यहाँ पर एक्सप्लेन किया गया है एक्सट्रेनियस वेरिएबल को, देख सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 8, वाइल कंपेयरिंग सिस्टम ए विद सिस्टम बी, मतलब दो सिस्टम है ए एंड बी, उसको आप कंपेयर कर रहे हैं। प्रोसीडिंग्स ऑन द अजम्पशन दैट द सिस्टम ए एंड दी सुपीरियर देन सिस्टम बी, मतलब दो सिस्टम है इनमें से कोई सुपीरियर है, मतलब यहाँ पर बताया गया कि ये है। तो इस प्रकार के सिस्टम को क्या बोलेंगे? दिस टर्म एज अल्टरनेटिव हाइपोथेसिस, नल हाइपोथेसिस, सिंपल हाइपोथेसिस और दी कंपोजिट हाइपोथेसिस। सो इस टाइप की ये जो सिस्टम है इसको बोलेंगे नल हाइपोथेसिस, सॉरी अल्टरनेटिव। नल में क्या होता है? इसमें बोला जाता है कि दो वेरिएबल्स हैं या दो सिस्टम, इनमें कोई बेसिकली डिफरेंस नहीं है, इसी चीज़ को प्रूव किया जाता है ना नल हाइपोथेसिस में। अल्टरनेटिव में क्या होता है कि ये दो वेरिएबल हैं, एक दूसरे पर किसी न किसी रूप में वो एक दूसरे पर निर्भर है या डिपेंडेंट है, मतलब इसमें एक कोई बड़ा होगा एक छोटा होगा, या फिर एक कोई सिस्टम सुपीरियर होगा एक इन्फीरियर होगा। तो जब ए और बी के बीच में कुछ ना कुछ संबंध हो तो उसको अल्टरनेटिव हाइपोथेसिस से उसको प्रेजेंट करते हैं। तो ये ऑप्शन नंबर फर्स्ट करेक्ट हो जाएगा। नाउ द नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 9, द स्ट्रेंथ एज द टेक्निक ऑफ डेटा कलेक्शन इज द फ्रीडम इट प्रोवाइड इन टर्म्स ऑफ कंटेंट एंड द स्ट्रक्चर। आपको बताना है कौन सा इसमें सही है, स्ट्रक्चर इंटरव्यू के माध्यम से, या अनस्ट्रक्चर्ड, या रिजिड, या फिर फ्लेक्सिबल। सो बेसिकली इसमें यही पूछा गया कि वो टेक्निक बताइए डेटा कलेक्शन की कौन सी है इसमें से चार ऑप्शन जो दिए हैं, जो कि फ्रीडम देती है। इट प्रोवाइड इन टर्म्स ऑफ कंटेंट एंड द स्ट्रक्चर, स्ट्रक्चर बनाने और कंटेंट तैयार करने में क्या बोल सकते हैं, थोड़ी फ्रीडम रहती है उसमें। ऐसा कौन सा टेक्निक है डेटा कलेक्शन की? सो बताना है कौन सी है आपको। अब बताइए कौन सा इसका राइट आंसर होगा। सो दैट इज ऑप्शन नंबर बी, अनस्ट्रक्चर इंटरव्यू। इसको बोलते हैं असंरचित, मतलब इसमें जो आप जो डेटा कलेक्ट करते हैं या जो भी डेटा कलेक्ट करना होता है, कंटेंट जो होता है, स्ट्रक्चर होता है, पहले से डिफाइन नहीं होता है, उसको आप बाद में ही करते हैं, बनाते हैं, मतलब फ्री रहता है, थोड़ी इसमें स्वतंत्रता होती है। तो इसको बोलते हैं अनस्ट्रक्चर आपका इंटरव्यू। सो अनस्ट्रक्चर इंटरव्यू क्या है? उसको बोलते हैं नॉन डायरेक्टिव इंटरव्यू। इसमें जो क्वेश्चन होते हैं पहले से प्री अरेंज नहीं होते हैं, ठीक है। क्वेश्चन आर नॉट प्री अरेंज एंड द नॉन डायरेक्टिव इंटरव्यू आर कंसिडर्ड इज टू अपोजिट टू दी स्ट्रक्चर इंटरव्यू। जो स्ट्रक्चर में क्या होता है कि आपके क्वेश्चन पहले से तैयार होते हैं, उसके माध्यम से भी आप जो डेटा कलेक्ट करते हैं, बट इसमें क्या होता है अनस्ट्रक्चर में प्री प्लान नहीं होता है कुछ भी। तो ये जस्ट अपोजिट है आपका स्ट्रक्चर का। सो ऑप्शन जो भी होगा करेक्ट हो जाएगा। यहाँ पर इसको एक्सप्लेन किया गया है। नाउ द नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 10, विच अमंग द फॉलोइंग स्टेटमेंट आर ट्रू इन केस ऑफ सैम्पलिंग। सैम्पलिंग को लेकर के यहाँ पर 4 स्टेटमेंट दिए हैं और आपको बताना है इनमें से कौन सा ट्रू है। सो अ सैम्पल डिजाइन इज द डेफिनेट प्लान फॉर ऑब्टेनिंग द सैम्पल फ्रेम। सैम्पल फ्रेम को ऑब्टेन करने के लिए यहाँ पर बताया गया कि सैम्पल डिजाइन है जो एक प्लान होता है, एक प्रारूप होता है, बोल सकते हैं। सैम्पल फ्रेम क्या होता है? सैम्पल फ्रेम बोल सकते हैं कि इसमें बहुत सारे लिस्ट ऑफ दी यूनिट्स रहती हैं, इसके उसको बोलते हैं सैम्पल फ्रेम। आर लिस्ट कंटेनिंग ऑल एलिमेंट्री यूनिट्स और क्लस्टर ऑफ यूनिट्स फ्रॉम विच द सैम्पल इज ड्रॉन इज कॉल्ड ए सैम्पलिंग फ्रेम। जैसे कि इसमें बताया गया है कि सैम्पलिंग फ्रेम क्या है, इसमें बहुत सारे यूनिट्स और क्लस्टर जो है, यूनिट ऑफ क्लस्टर मतलब जैसे कि 10 सैंपल ही हैं, 10 सैंपल ही हैं, ऐसे प्रकार के बहुत सारे सैंपल जो होंगे उसको मिला करके एक सैम्पल फ्रेम बन जाता है, तो उसको सैम्पल फ्रेम बोलते हैं। तो यहाँ पर अभी देखो दोनों सही हैं। उसके बाद देखते हैं ऑप्शन नंबर जो 3 है, सैम्पलिंग डिस्ट्रीब्यूशन इज द रेंज विद इन विच द पॉपुलेशन ऑफ एवरेज विल लाई इन द अकॉर्डेंस विद द रिलायबिलिटी स्पेसिफाइड इन द कॉन्फिडेंस लेवल। इसको आप पढ़िए, काफ़ी डिफिकल्ट लग रहा है, मतलब क्या होगा इसका आप समझ के बताइए। द मीन ऑफ द सैम्पलिंग डिस्ट्रीब्यूशन कैन बी टेकन एज द मीन ऑफ द यूनिवर्स। तो ये जो ऑप्शन नंबर 4 है सही होगा, इसको आप समझिए। इसमें दिया गया कि सैम्पल डिस्ट्रीब्यूशन का जो मीन है, फॉर एग्जाम्पल आपके पास 100 सैंपल हैं, उसका जो मीन होगा वही आप बोल सकते हैं, उसको ले सकते हैं एज ए मीन ऑफ द यूनिवर्स। तो यूनिवर्स क्या है? यहाँ पर टोटल 100 सैंपल है, तो यही तो यूनिवर्स है ना टोटल। और सैम्पलिंग डिस्ट्रीब्यूशन क्या है? आपके 100 सैंपल का सैम्पल डिस्ट्रीब्यूशन जो होगा उसका जो मीन निकल के आएगा वो इसका ही मीन होगा। तो ऑप्शन नंबर 4 भी करेक्ट हो जाएगा। अब तीसरा जो ऑप्शन था उसको अगर आपको समझ में नहीं भी आ रहा है तब भी आप इसको मार्क कर सकते हैं, समझ रहे हैं। तो केवल ये फर्स्ट, सेकंड एंड फोर्थ से करेक्ट हो जाएगा।
तो यहाँ से आप ऑप्शन देख सकते हैं, तो ऑप्शन नंबर डी विल बी राइट। नाउ द नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 11, ऑर्गेनाइज द फॉलोइंग स्टेप्स ऑफ इंटरवेंशन रिसर्च इन अ सीक्वेंस। आपको हस्तक्षेप अनुसंधान में इन निम्नलिखित जो यहाँ पर चरण दिए गए हैं उनको व्यवस्थित रूप से व्यवस्थित करना है। 7 स्टेप दिए गए हैं। द फर्स्ट, आइडेंटिफिकेशन ऑफ द ऑब्जेक्टिव, प्रॉब्लम फॉर्मुलेशन, selection of the single subject design, intervention strategy, pre-intervention assessment and assessment of intervention fact and drawing of the conclusion। सो ये बात तो इसमें 7 जो यहाँ पर दिए गए हैं इनमें से ये तो आपको जो लास्ट वाला है वो तो लास्ट में आएगा ही, इतना तो आपको पता ही होगा। कंक्लूजन तो लास्ट में ही आता है ना। सो देख सकते हैं आप इसमें से सबसे पहले क्या आएगा। आप जब भी कोई भी रिसर्च, यहाँ पर इंटरवेंशन रिसर्च की बात की गई, आप कोई भी रिसर्च उठा के देख लीजिए, सबसे पहले प्रॉब्लम क्या है उसको आप आइडेंटिफाई करते हैं, क्योंकि आप रिसर्च किस पे करेंगे, आपके पास कुछ होना चाहिए ना प्रॉब्लम। सबसे पहले आइडेंटिफाई द प्रॉब्लम। सो जो फर्स्ट सेकंड है वो पहले आएगा। अब आपके पास प्रॉब्लम आ गई है तो आप ऑब्जेक्टिव्स बनाएंगे। उद्देश्य, आपका उद्देश्य होना चाहिए। कोई भी काम करते हैं तो आपका उद्देश्य होता है ना। जैसे अभी आप तैयारी करें नेट की, तो आपका क्या उद्देश्य है? नेट को क्लियर करना, जो एग्ज़ाम है उसको क्लियर करना। तो रिसर्च का भी जो प्रॉब्लम होती है उसके अकॉर्डिंग उसके जो उद्देश्य होते हैं उसको भी आपको देखना होता है, आइडेंटिफाई करना होता है। तो फिर आएगा फर्स्ट। उसके बाद कौन सा आएगा आप देखिए इसमें से कौन सा है, सिलेक्शन ऑफ द सिंगल सब्जेक्ट डिज़ाइन। उसके बाद आप जो सिंगल सब्जेक्ट डिज़ाइन है, सब्जेक्ट डिज़ाइन मतलब होता है कि जो आप टॉपिक लिए हैं, जो प्रॉब्लम है उसके अकॉर्डिंग आप एक रिसर्च डिज़ाइन तैयार करेंगे। तो ये आएगा थर्ड पे। उसके बाद आपका आएगा ये इंटरवेंशन स्ट्रैटेजी, प्री इंटरवेंशन। दीजिए आप 4 और 5 में आप इजीली बता सकते हैं। यहाँ पर प्री की बात की गई इसके पहले, तो पहले 5 आएगा फिर 4 आएगा। ओके। उसके बाद आपका आएगा असेसमेंट ऑफ इंटरवेंशन इफेक्ट। जो भी यहाँ पर आपने स्ट्रैटेजी बनाई थी इंटरवेंशन करने के लिए, प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए, तो उसका क्या इफेक्ट है उसको असेसमेंट करना भी तो जरूरी होता है ना। तो 6 आएगा, लास्ट में 7 है ही। तो आप इसको मैच करा लीजिए। 2 1 3 5 4 6 7, 2 1 3 5 4 6 7। फर्स्ट ऑप्शन जो है करेक्ट हो जाएगा यहाँ पर। नाउ द नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 12। This question asked in July 2016, which of the following is not the feature of random sampling? रैंडम सैम्पलिंग का फीचर इनमें से कौन सा नहीं है, आपको पता होना चाहिए। तो सबसे पहले आपको ये तो पता होना चाहिए कि रैंडम सैम्पलिंग होता क्या है। रैंडम सैम्पलिंग मतलब एक ऐसी टेक्निक है जिसमें हर एक सैंपल जो है उसका इक्वल प्रोबेबिलिटी होती है सिलेक्ट होने की, चूज होने की। मतलब ईच सैंपल हैज़ द इक्वल प्रोबेबिलिटी टू बी चूजन फ्रॉम द सैंपल, उसको बोलते हैं रैंडम सैम्पलिंग। अब इसको पढ़ लीजिए, इसका कौन सा फीचर नहीं है। इट मेक द सैंपल रिप्रेजेंटेटिव टू द पॉपुलेशन। ये एक जनसंख्या का नमूना प्रतिनिधि करता है। जैसे कि 100 सैंपल है, उसमें से आपने एक सैंपल उठाया, मान लो 10 सैंपल उठा लिए, तो क्या ये पूरे यूनिवर्स को, पूरी पॉपुलेशन को रिप्रेजेंट कर रहा है ना, वही तो सैंपल कहलाएगा। जैसे कि आपके पास एक चॉकलेट का पैकेट है, उसमें आपकी 50 चॉकलेट है। अब उसमें से आपने 2 निकाल ली, तो जो है वो वही सेम तो इसके अंदर है। तो आपका ये 2 क्या है, ये सैंपल है, यही पूरे इसके डिब्बे को, पैकेट को रिप्रेजेंट करते हैं। ये तो सही है इसमें जो फर्स्ट ऑप्शन होगा। एंड इट इंश्योर जनरलाइजेशन ऑफ द रिजल्ट। जनरलाइजेशन का मतलब क्या होता है कि आप सामान्यकरण कर रहे हैं। जैसे आपने बोल दिया कि भाई ये आपने 2 चॉकलेट यहाँ से निकाली हैं, तो इसी प्रकार की चॉकलेट इसके अंदर होंगी सभी, तो ये आप जनरलाइज कर दिए, तो ये भी सही है। इट रिड्यूस एरर एंड इंक्रीज प्रेसिजन ऑफ एक्सपेरिमेंट। सो एक्सपेरिमेंट का प्रेसिजन को बढ़ाने के लिए, उसकी शुद्धता को बढ़ाने के लिए और एरर को कम करने के लिए ये जो है ये फीचर होता है रैंडम सैम्पलिंग का। तो ये सही है। रैंडम सैम्पलिंग क्या करते हैं आप इसमें आप कोई भी सैंपल उठा लेते हैं। अगर आप बायस होकर कोई पर्टिकुलर सैंपल उठाएंगे तो हो सकता है कि आपको पता हो कि वो सही है या जो आपका जो सैंपल है वो अच्छा है या ख़राब है। बट आप जब अनबायस होकर सैंपल उठाते हैं तो आपको पता नहीं होता है। तो आप जनरली जैसे 100 सैंपल से कुछ भी उठा के देख लिया आपने, 2 या 3 या 5, तो इससे क्या होगा, एरर कम हो जाती है। तो ये तीनों सही है। ऑप्शन डी दिया मैक्सिमाइज एक्सपेरिमेंट वेरिएंस। एक्सपेरिमेंट वेरिएंस को मैक्सिमाइज करता नहीं, मैक्सिमाइज थोड़ी करता, कम ही करेगा। इसमें जो प्रयोग का परिवर्तन बहुत ज़्यादा नहीं होता ना, क्योंकि आप रैंडमली उठा रहे हैं वहाँ से। तो ऑप्शन जो डी है रॉन्ग हो जाएगा। तो इसमें ए बी सी करेक्ट हो जाएगा। यहाँ पर इसकी एक्सप्लेनेशन दी है, आप पढ़ सकते हैं। देखिए जहाँ पर ज़रूरत होती है वहाँ पर इसका एक्सप्लेनेशन मैं दे देता हूँ जनरली, सो आप इजीली उसको अंडरस्टैंड कर पाएंगे। और आप एटलीस्ट अगर PYQ कर लेते हैं सभी, तो ये गारंटी है PYQ करने के बाद और जो नोट्स है मैंने जो दिए हैं पेड ग्रुप में, दोनों को पढ़ने के बाद
आपका जीआरएफ इजीली हो जाएगा अगर आप इजीली इनको अच्छे से करेंगे पीवाईक्यू को सभी को, क्योंकि इसमें प्रॉपर एक्सप्लेन किया गया है मैंने। सो अगर आप बार बार दो एटलीस्ट 2 से लेकर 3 बार कर लेंगे सभी पीवाईक्यू, और अगर आप एमसीक्यू नहीं कर भी पाते हैं तब कोई इशू नहीं है, पीवाईक्यू एटलीस्ट करके जाइए एग्जाम में, अभी आपके पास समय है। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 13। दिस क्वेश्चन आस्क्ड इन December 2015। विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट द सेकेंडरी डेटा इन द सोशल वर्क रिसर्च। सोशल वर्क सामाजिक कार्य अनुसंधान में निम्न में से कौन सा एक माध्यमिक डेटा मतलब जो सेकेंडरी डेटा नहीं है। इंफॉर्मेशन कलेक्टेड फ्रॉम द जनरल, ये सेकेंडरी डेटा है। इंफॉर्मेशन कलेक्ट फ्रॉम द रिपोर्ट, ये भी सेकेंडरी डेटा है। इंफॉर्मेशन कलेक्टेड फ्रॉम द रेस्पोंडेंट, ये आपका प्राइमरी डेटा। प्राइमरी डेटा कौन सा आता है, फर्स्ट हैंड इन्फॉर्मेशन, समझ गए। फर्स्ट हैंड इन्फॉर्मेशन क्या होती है, जो कि रिसर्चर के द्वारा खुद जाके इंटरव्यू के माध्यम से, ऑब्जर्वेशन के माध्यम से, इन सभी टेक्निक के माध्यम से वो वहाँ से डेटा कलेक्ट करता है। तो ये जो सी हो जाएगा रॉन्ग हो जाएगा, क्योंकि ये तो प्राइमरी इन्फॉर्मेशन है, प्राइमरी डेटा है। इन्फॉर्मेशन कलेक्ट फ्रॉम द वेबसाइट। देखिए सेकेंडरी डेटा का क्या मतलब होता है। सेकेंडरी डेटा वो डेटा होता है जो कि ऑलरेडी अवेलेबल है, जैसे कि सेंसस डेटा है, वेबसाइट है, या फिर न्यूज़पेपर है, जर्नल्स हैं, रिपोर्ट थीसिस हैं, ये ऑलरेडी बने हुए हैं, पहले से तैयार हैं, इससे आपने डेटा को ले लिया। प्राइमरी डेटा कौन सा होता है, जो आप खुद जाके कलेक्ट करते हैं, जो प्रेजेंट बोल सकते हैं, लाइव डेटा जो होता है, जैसे गांव में जाना, गांव में जाके वहाँ से कलेक्ट करना डेटा, तो ये हो जाए प्राइमरी डेटा। आई होप समझ में आ गया होगा। इंग्लिश मीडियम वाले यहाँ से पढ़ भी सकते हैं, अगर आपको हिंदी नहीं समझ में आती है तो यहाँ से इसलिए एक्सप्लेनेशन दिया गया है। नाउ द नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 14। एवेल्युएशन रिसर्च इज बेसिकली बोल सकते हैं मूल्यांकन अनुसंधान मूल रूप से एक है, इनमें से क्या है बताइए। कन्फर्मेटरी रिसर्च है, एक्शन रिसर्च है, फंडामेंटल रिसर्च है, आदि प्योर रिसर्च है। एवेल्युएशन का मतलब क्या होता है, आप चीज़ों को पुष्टि करते हैं, कंफर्म करते हैं, वही है ना एवेल्युएशन। जैसे आपने कोई एक्सपेरिमेंट किया, कोई प्रॉब्लम है, प्रॉब्लम के लिए हमने बहुत सारी टेक्निक खोजी, इंटरवेंशन टेक्निक, जिसके माध्यम से आप प्रॉब्लम सॉल्व करना चाहते हैं। अब जो स्ट्रैटेजी आपकी इंटरवेंशन स्ट्रैटेजी है, आप उसको अप्लाई कर दिए, तो उसको फिर आप एवेल्युएट भी तो करेंगे ना कि बेसिकली इसका रिजल्ट क्या आया। तो वही एवेल्युएशन रिसर्च तो क्या है, वो कन्फर्मेटरी रिसर्च कहलाती है, आप पुष्टि करते हैं। तो ऑप्शन जो फर्स्ट है वो करेक्ट हो जाएगा। यहाँ पर इसको दिया गया है एक्सप्लेनेशन, द प्रोसेस ऑफ गैदरिंग एंड एनालाइजिंग इन्फॉर्मेशन टू प्रोवाइड फीडबैक एंड इम्प्रूव द इफेक्टिवनेस इज आल्सो नोन एज द एवेल्युएशन रिसर्च। नाउ द नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 15। सो दिस विच ऑफ द फॉलोइंग आर मेथड्स ऑफ नॉन प्रोबेबिलिटी सैम्पलिंग। सो आपको बताना है कि इनमें से कौन सा सही होगा। 15 नंबर क्वेश्चन है, 4 ऑप्शन दिए हैं, पर्पसफुल सैम्पलिंग, स्नोबॉल सैम्पलिंग, स्ट्रैटिफाइड सैम्पलिंग एंड दी सिस्टमैटिक रैंडम सैम्पलिंग। सो आपको बताइए कौन सा इसमें सही। पहले तो आपको ये पता होना चाहिए कि नॉन प्रोबेबिलिटी सैम्पलिंग क्या होता है। नॉन प्रोबेबिलिटी सैम्पलिंग के अगर सैम्पल बारे में बोले तो यही है कि आपने इसमें रैंडमली सिलेक्ट नहीं किया है। जैसे कि रैंडम सैम्पल में क्या होता है कि 100 सैंपल है, आपने उसमें कोई भी उठा लिया, कोई भी 5 सैंपल ले लिए। बट नॉन प्रोबेबिलिटी में क्या होता है, प्रोबेबिलिटी नहीं होती है सभी सैंपल की सिलेक्ट होने की। सो इसमें से आप जानबूझ कर पर्टिकुलर सैंपल उठाते हैं। तो आपको ये बताना है कि कौन कौन सी होती है। पर्पस सैम्पलिंग, उद्देश्यपूर्ण, स्नोबॉल, स्टडीफाइड एंड दी सिस्टमैटिक रैंडम सैम्पलिंग। सो आपको बताना है कौन सा सही है। तो सिस्टमैटिक रैंडम सैम्पलिंग बात है तो ये तो हो गई नहीं, अभी मैंने बताया कि ये नॉन प्रोबेबिलिटी है। रैंडम सैम्पलिंग में क्या होता है, ये आपका प्रोबेबिलिटी सैम्पलिंग होती है। सो जो फोर्थ हो जाएगा वो तो रॉन्ग हो जाएगा। नेक्स्ट उसके बाद देख सकते हैं इसमें स्टडीफाइड सैम्पलिंग दिया है। स्टडीफाइड में क्या करते हैं, ये भी आप होमोजेनिटी देखते हैं ना। इसमें जैसे मान लो आपके पास 10 ग्रुप हैं, 10 ग्रुप हैं, तो आप उसमें से जो ग्रुप होमोजेनियस होते हैं उनको एक तरफ कर देते हैं। स्टडीफाइड करना मतलब ये होता है ना कि उसको आपका स्तरीकरण कर रहे हैं। जैसे कि यहाँ पर फॉर एग्जांपल आपने 100 सैंपल लिए हैं, यहाँ पर मेल हैं, फीमेल हैं, मतलब यहाँ पर सॉरी जैसे बॉयज़ जो बच्चे हैं, चिल्ड्रन हैं, जो वयस्क हैं, यंग एज के हैं या ओल्ड एज के हैं, तो सबको आप अलग अलग कर देते हैं, स्ट्रैटिफाइड करते हैं, तो फिर उसको बोलते हैं स्ट्रैटिफाइड सैम्पलिंग। तो ये भी नहीं होगा। तो आपका जो फर्स्ट एंड सेकंड है वही करेक्ट होगा। स्नोबॉल सैम्पलिंग सही है और पर्पसफुल सैम्पलिंग दोनों सही। पर्पसफुल का मतलब क्या होता है, आप जानबूझ करके पर्पसफुली, जैसे कि आप किसी पर्टिकुलर आप स्टडी कर रहे हैं चाइल्ड एजुकेशन पे, तो आपको पता है कि डेटा आपको कहाँ मिलेगा, स्कूल में आप जाएंगे वहाँ मिल जाएगा, क्योंकि वहाँ पर बच्चे पढ़ने जाते हैं। तो इस प्रकार से आप पर्पसफुली सैम्पलिंग उसको बोलते हैं। आप ये है नॉन प्रोबेबिलिटी। और स्नोबॉल सैम्पलिंग में क्या होता है कि आप जैसे पर्टिकुलर आपके पास दो सैंपल हैं, आप 2 लोगों को जानते, फॉर एग्जांपल आप ड्रग एडिक्शन पे स्टडी कर रहे हैं, तो ड्रग एडिक्शन के लिए आप कहाँ जाएंगे, आप डॉक्टर के पास जाएंगे। डॉक्टर आपको बता देगा कि ये पेशेंट है, इनके पास जाइए, तो वहाँ जाएंगे, वहाँ से उन पेशेंट से और
और भी डेटा कलेक्ट करने के लिए मिलेगा तो वो बता देंगे आपको कि अब 4 पेशेंट यहाँ पर भी हैं, उनके पास जाइए। तो ये क्या है, एक सीक्वेंस बन जाता है। इसमें आप क्या नॉन प्रोबेबिलिटी सैम्पलिंग यूज़ कर रहे हैं क्योंकि आपको पता नहीं है, बट अगर आप डॉक्टर के पास जाएंगे तो वो आपको बताएगा पेशेंट के बारे में। तो ये है स्नोबॉल सैम्पलिंग। तो ये दोनों सही हो जाएंगे इसमें। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। तो इसमें फर्स्ट एंड सेकंड विल भी करेक्ट है। ये यहाँ पर 5 प्रकार की नॉन प्रोबेबिलिटी सैम्पलिंग यहाँ पर दी गई है। कोटा सैम्पलिंग, कंटिन्यूस सैम्पलिंग, पर्पसफुल सैम्पलिंग, सेल्फ सिलेक्शन सैम्पलिंग एंड दी स्नोबॉल सैम्पलिंग। इसके बारे में बता दिया। कोटा मतलब होता है कि आपको किसी पर्टिकुलर पॉपुलेशन पे ही स्टडी करनी है, फिक्स है, आपका पहले से पता है कि इस पर स्टडी करनी है, तो वो तो नॉन प्रोबेबिलिटी होगी। कन्वीनियंस मतलब अपने अपने कन्वीनियंस के आधार पर, जैसे कि आपको पता है कि आपके रिसोर्सेज कितने हैं, टाइम एंड मनी, उसके आधार पर आप देखेंगे कि आपको कहाँ से ईजिली डेटा कलेक्ट कर सकते हैं आप। पर्पसफुल मैंने बता दिया आपका पर्पज़ क्या है, आप किस प्रकार का डेटा कलेक्ट करना है। सेल्फ सिलेक्शन सिंपल ही है, तो मतलब ही समझ में आ रहा होगा। स्नोबॉल सैम्पलिंग, तो ये है नॉन प्रोबेबिलिटी सैम्पलिंग। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 16। दिस क्वेश्चन, इसमें ये आपको 2 स्टेटमेंट दिए हैं। असर्शन ऑन द रीजन, असर्शन में दिया है द एक्शन रिसर्च कैन एनहांस द विजिबिलिटी ऑफ प्रोफेशनल सोशल वर्क। तो ये क्या सही है, आप बताइए। अगर आपको रिसर्च एक्शन रिसर्च के बारे में पता होगा तो आप बता सकते हैं। एंड ऑल सोशल वर्क रिसर्च इज देन एक्शन रिसर्च। क्या सभी प्रकार की जो सोशल वर्क रिसर्च होती है एक्शन रिसर्च होती है क्या? तो एक्शन रिसर्च के बारे में पता होना चाहिए आपको। एक्शन रिसर्च क्या होता है? ये बेसिकली जो इमीडिएट प्रॉब्लम होती है उसको सॉल्व करने के लिए एक्शन रिसर्च का यूज़ किया जाता है। तो एक्शन रिसर्च तो इनहांस कर ही देगी विजिबिलिटी ऑफ प्रोफेशनल सोशल वर्क का, क्योंकि इनका काम क्या होता है, इनका काम तो यही होता है ना, कोई प्रॉब्लम है उसको सॉल्व करना सोशल वर्कर का। तो कोई प्रॉब्लम उसको सॉल्व करेंगे, अगर आपको एक्शन रिसर्च जो है अगर उसका यूज़ करेंगे तो इससे क्या होगा, आपकी जो विजिबिलिटी है वो बढ़ जाएगी। तो ये सही दिया है। रीजन दिया है कि ऑल सोशल वर्क रिसर्च इज एन एक्शन रिसर्च। तो ये ऑप्शन जो कारण जो दिया है, रीजन दिया है, वो गलत हो जाएगा। ऐसे स्टेटमेंट हमेशा आप देखते रहिए जहाँ पर इस प्रकार के स्टेटमेंट आते हैं, जहाँ पर कि ऐसे बोला जाता है कि जो सभी प्रकार के सोशल वर्क रिसर्च हैं वो एक्शन रिसर्च। ऐसे कैसे हो सकता है? सभी प्रकार के सोशल वर्क रिसर्च नहीं हो सकते ना एक्शन रिसर्च। डिफरेंट टाइप के रिसर्च मेथड है। कोई भी मेथड ये डिपेंड करता है कि आपका किस प्रकार का रिसर्च वर्क है। आप किस प्रकार का वर्क करेंगे उसके अकॉर्डिंग आप रिसर्च मेथड यूज़ करेंगे ना। केवल एक प्रकार का रिसर्च वर्क आप ये नहीं यूज़ कर सकते कि सब सोशल वर्क रिसर्च में। सो रीजन गलत है। आप देख सकते हैं कौन सा सही होगा। ऑप्शन नंबर फर्स्ट विल बी करेक्ट। 17 नंबर क्वेश्चन असर्शन रीजन क्वेश्चन है। सोशल वर्क रिसर्च ऑलवेज इंक्लूड टेस्टिंग ऑफ हाइपोथेसिस। और इसमें जो रीजन दिया है, हाइपोथेसिस आर द लॉजिकल डिडक्शन ड्राइव फ्रॉम द रिव्यू ऑफ लिटरेचर। सो आपको बताना है कौन सा सही है। बताइए इसमें कौन सा सही होगा। पहला दिया है कि जो रिसर्च सोशल वर्क रिसर्च है उसमें हमेशा ही हाइपोथेसिस टेस्टिंग की जाती है। तो क्या सही है? देखिए, जहाँ भी आपको इस प्रकार के स्टेटमेंट मिले, एक्सट्रीम स्टेटमेंट, इनको बोलते हैं एक्सट्रीम स्टेटमेंट। मतलब इस प्रकार के स्टेटमेंट बहुत ही मतलब 10% चांसेस होते हैं कि सही होंगे। यहाँ पर दे दिया गया ऑलवेज इंक्लूड टेस्टिंग ऑफ हाइपोथेसिस। हमेशा ही टेस्टिंग मतलब हाइपोथेसिस का टेस्टिंग किया जाता है सोशल वर्क रिसर्च में, कभी नहीं हो सकता ऐसा। हाइपोथेसिस आर द लॉजिकल डिडक्शन ड्राइव फ्रॉम द रिव्यू ऑफ लिटरेचर। ये सही बात है। रिव्यू ऑफ लिटरेचर का मतलब होता है कि आपने कोई अवेलेबल जो है वर्क है उसको स्टडी करना, तो उसके आधार पर ही आप फिर धीरे धीरे ये परिकल्पना तैयार करते हैं और अपने रिसर्च के लिए वो परिकल्पना यूज करते हैं, हाइपोथेसिस यूज करते हैं। तो ये रीजन सही दिया है, तो जो सी ऑप्शन होगा करेक्ट हो जाएगा। Now the next question number 18. So this question asked in June 2015. The source of data collected in the field by the researcher is called as। फील्ड में रिसर्चर के द्वारा डेटा कलेक्ट किया गया है तो उसको क्या बोलेंगे, वो उस प्रकार के डेटा को। इससे सिंपल कोई क्वेश्चन नहीं होगा। ये बताइए कौन सा सही है इसका, प्राइमरी सोर्स, सेकेंडरी, टर्सरी और दी नन ऑफ द अबव। तो ये प्राइमरी डेटा होता है, इसको बोलते हैं फर्स्ट हैंड इंफॉर्मेशन। इसमें हैंड राइटिंग खराब आती है। फर्स्ट हैंड इंफॉर्मेशन, इसको चेंज करते हैं। लेट्स ट्राई दिस कलर। फर्स्ट हैंड इंफॉर्मेशन called as the primary information which is collected by the researcher
or you can say the live information collection. So that will be the primary source. Now this question, the question number 19, the type of the प्री एक्सपेरिमेंटल डिज़ाइन इंक्लूड. आपको बताना है प्री एक्सपेरिमेंटल डिज़ाइन में क्या क्या चीज़ें होती हैं. तो अगर बात पहले तो ये पता होनी चाहिए कि प्री एक्सपेरिमेंटल डिज़ाइन होता क्या है. तो ये बोल सकते हैं रिसर्च डिज़ाइन का ही एक छोटा सा फॉर्म है. रिसर्च एक सिंपलेस्ट फॉर्म है. सो प्री इसमें क्या होता है कि कुछ ग्रुप ऑफ द सैंपल आप कलेक्ट करते हैं, ठीक है. उसके माध्यम से फिर आप जो भी है उसका मतलब बोल सकते हैं कि क्या क्या बदलाव आ रहा है. आप सैंपल को यूज़ करेंगे, सैंपल का टेस्ट करेंगे, उससे फिर चेक करेंगे क्या बदलाव आ रहा है. जैसे कि हम रिसर्च डिज़ाइन में करते हैं, जैसे प्री रिक्वेस्ट इसको बोलते हैं प्री एक्सपेरिमेंटल रिसर्च. तो इसमें क्या क्या चीज़ें आती हैं. ऑन स्पॉट केस स्टडी या वन ग्रुप प्रीटेस्ट और पोस्ट स्टडी डिज़ाइन, कॉजी एक्सपेरिमेंटल डिज़ाइन या पोस्ट टेस्ट कंपैरिजन ग्रुप डिज़ाइन. तो इसमें से कौन सा सही हो जाएगा आप बताइए. इसमें जो सेकंड दिया है वन ग्रुप प्री टेस्ट पोस्ट स्टडी डिज़ाइन, ऑप्शन नंबर जो फर्स्ट है वो करेक्ट हो जाएगा. सो यहाँ से आप देख सकते हैं इसके बारे में, प्री एक्सपेरिमेंटल डिज़ाइन के बारे में. प्री एक्सपेरिमेंटल डिज़ाइन आर द सिंपलेस्ट फॉर्म ऑफ द रिसर्च डिज़ाइन. इन प्री एक्सपेरिमेंटल डिज़ाइन आइदर अ सिंपल ग्रुप, सिंगल ग्रुप और द मल्टीपल ग्रुप, मतलब ये ग्रुप या दो ग्रुप, मल्टीपल ग्रुप भी हो सकते हैं. आर ऑब्जर्व सब्सिक्वेंट टू सम एजेंट ऑन द ट्रीटमेंट परस्यूम टू द कॉज चेंजेस. क्या क्या बदलाव आ रहे हैं उसको देखने के लिए. तो इसको बोलते हैं प्री एक्सपेरिमेंटल रिसर्च डिज़ाइन. Now the next question number 20. The process not needed in the experimental research. एक्सपेरिमेंटल रिसर्च में कौन सा प्रोसेस जो है उसकी ज़रूरत नहीं होती है. प्रायोगिक अनुसंधान में आवश्यक प्रक्रिया नहीं है. मैनिपुलेशन एंड रेप्लिकेशन, पार्टिसिपेंट ऑब्जर्वेशन, कंट्रोलिंग एंड रेफरेंस कलेक्शन. सो आपको बताने में से कौन सा सही होगा. आप बताइए कौन सा सही है. तो पहले आपको पता होना चाहिए कि एक्सपेरिमेंटल रिसर्च डिज़ाइन क्या होती है. इसमें क्या होता है कि जो वेरिएबल होते हैं दैट कैन बी मैनिपुलेटेड बाय द रिसर्चर. जो रिसर्चर होता है उसके द्वारा जो भी डिफरेंट वेरिएबल हैं एक्सपेरिमेंटल रिसर्च डिज़ाइन में उसको मैनिपुलेट किया जा सकता है. उनको मेजर भी किया जा सकता है, उनको कैलकुलेट भी किया जा सकता है और कंपेयर भी किया जाता है एक्सपेरिमेंटल डिज़ाइन में. क्योंकि आप देख सकते हैं दो वेरिएबल होंगे तो आप देखा जाता है उनको कंपेयर भी किया जाता है. तो ये जो है बोल सकते हैं कि ये है एक कंट्रोल इन्वायरमेंट में की जाती है एक्सपेरिमेंटल रिसर्च डिज़ाइन रिसर्च. सो इसमें मैनिपुलेशन एंड रेप्लिकेशन ये सही हो जाएगा. पार्टिसिपेंट ऑब्जर्वेशन ये भी ठीक है. एंड कंट्रोल ऑफ कोर्स ये कंट्रोल इन्वायरमेंट में की जाती है क्योंकि यहाँ पर जो डिफरेंट वेरिएबल होते हैं उनमें चेक किया जाता है कि किस प्रकार से ये जो वेरिएबल है दूसरे पे डिपेंडेंट है, क्या इसका इफेक्ट है. वही इसमें देखते हैं एक्सपेरिमेंटल रिसर्च डिज़ाइन में, आपने पढ़ा होगा. तो ये भी ऑप्शन नंबर ए बी सी करेक्ट हो जाएंगे. रेफरेंस कलेक्शन ये नहीं है, नियंत्रण करना ये तो कोई ऑप्शन ही नहीं है. तो ये भी सी करेक्ट हो जाएंगे. देख लीजिए कौन सा करेक्ट होगा. डी है वो करेक्ट हो जाएगा. इसमें बेसिकली ये जो आंसर इसमें गलत दिया गया है, ऑप्शन नंबर बी दिया है, तो यहाँ डी होगा. क्योंकि इसमें क्या पूछा गया है क्वेश्चन में, विच इज़ नॉट इन नीडेड. सो इसमें रेफरेंस कलेक्शन नॉट नीडेड. सो ऑप्शन नंबर डी हो करेक्ट होगा. यहाँ पर इसको करेक्ट कर लीजिएगा, मिस्टेक से लिख जाता है कभी कभी. नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 21. यहाँ पर कुछ कॉन्सेप्ट दिए हैं और उसके साथ उसका मतलब क्या है, मीनिंग क्या है उसको दिया गया है. तो आपको पेयर करना है विद द कॉन्सेप्ट अलॉन्ग विद द मीनिंग ऑफ द कॉन्सेप्ट. सो आप बताइए इसमें से कौन सा सही होगा. टाइम बाउंड पैकेज ऑफ इंटर रिलेटेड एक्टिविटी, इसको क्या बोलते हैं. और फैक्ट आर असेंबल्ड, ऑर्डर एंड सीन इन द रिलेशनशिप. एंड कैपेसिटी टू अप्लाई नॉलेज एंड द अंडरस्टैंडिंग टू गिवन सिचुएशन. किसी पर्टिकुलर सिचुएशन में नॉलेज और अंडरस्टैंडिंग को अप्लाई करना की जो कैपेसिटी है उसको क्या बोलेंगे. इतना इसको तो पता ही होगा आपको. इसको बोलते हैं स्किल. एक्टिविटी कंडक्टेड इन दी फिक्स्ड पीरियड. एक फिक्स्ड पीरियड में जब कोई एक्टिविटी कंडक्ट की जाती है तो उसको क्या बोलते हैं, उसको बोलते हैं प्रोजेक्ट. प्रोजेक्ट में क्या होता है, एक टाइम फिक्स होता है आपके पास कि इतने समय में इसको पूरा करना है और डिफरेंट एक्टिविटी जो होती है इन्वॉल्व होती हैं रिसर्च प्रोजेक्ट वर्क में. तो ये तो आपने मैच करा दिया है सी और डी को 4 और 3 से. अब इसको देख लीजिए. टाइम बाउंड पैकेज ऑफ इंटर रिलेटेड एक्टिविटी दैट इज कॉल्ड एज एन एक्टिविटी. एंड फैक्ट आर असेंबल्ड, ऑर्डर एंड सीम टू बी रिलेशन दैट इज अ थ्योरी. सो ये भी आपका ये भी हो जाएगा 2-1. सो 2-1 4-3. अब मैच करा लीजिए ऑप्शन में.
सो यहाँ पर ऑप्शन नंबर जो डी दिया है 2 1 4 3 ये करेक्ट हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 22, फ्री डिस्कशन इज यूजफुल इन विच टाइप्स ऑफ इंटरव्यू। किस प्रकार के इंटरव्यू में जो फ्री डिस्कशन है वो यूजफुल महत्वपूर्ण होता है, उपयोगी होता है। स्ट्रक्चर इंटरव्यू, अनस्ट्रक्चर इंटरव्यू, मिक्स्ड इंटरव्यू एंड दी पैनल इंटरव्यू। सो ये तो इसको ऑलरेडी हम लोग डिस्कस कर चुके हैं। दैट इज, बताइए आपको कौन सा करेक्ट होगा। अनस्ट्रक्चर्ड इंटरव्यू, इसमें क्या है, जो क्वेश्चन होते हैं प्री प्लान नहीं होते हैं, तो इसी वजह से जो इंटरव्यू है ये दैट इज फ्री डिस्कशन इसमें होता है। ऑप्शन बी विल बी करेक्ट। नाउ द नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 23, इसमें आपको असर्शन रीजन दिया है, आपको बताना है कौन सा सही है कौन सा गलत है। सेटिंग अ हाइपोथेसिस ऑन द लॉजिकल फ्रेम रिजल्ट इन गुड रिसर्च आउटपुट। तो ऐसे स्टेटमेंट आप पढ़ के आप इजीली बता सकते हैं करेक्ट है, ठीक है। और इसमें जो रीजन दिया है, सेटिंग अ रैशनल हाइपोथेसिस इज अ प्री रिक्विजिट फॉर द फ्रूटफुल रिसर्च। इसका मतलब होता है कि ये बोल सकते हैं कि पहले ये ज़रूरी है, अगर आपको एक अच्छी हाइपोथेसिस बनाना है तो जो हाइपोथेसिस है दैट शुड बी अ रैशनल। सो तो ये दोनों ही सही है। इसमें कारण जो दिया है, रीजन दिया है, सही है कि जो अगर आपको एक अच्छी फ्रूटफुल रिसर्च को स्थापित करना है तो जो आपकी परिकल्पना होनी चाहिए, एक रैशनल परिकल्पना होनी चाहिए, तर्कसंगत परिकल्पना होनी चाहिए। दैट इज़ द प्री रिक्वेस्ट, ये पूर्व आवश्यकता है, इसको बोल सकते हैं। तो दोनों ही सही है इसमें, और एक करेक्ट एक्सप्लेनेशन भी है। नाउ द नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 24, the observation made without involving extrinsic and the intrinsic variables। मतलब ये इसको बोल सकते हैं कि जो वेरिएबल्स होते हैं, बाहरी आंतरिक वेरिएबल्स होते हैं, उसमें यही बताना है कि कौन सी ऑब्जर्वेशन है जो कि हो सकती है विदाउट इन्वॉल्विंग, मतलब इनके बिना, ये जो वेरिएबल होते हैं जिसको बोलते हैं बाहरी चर और आंतरिक चर, इनके अलावा भी इनके बिना भी जो ऑब्जर्वेशन होगी उसको क्या बोलेंगे, पार्टिसिपेंट ऑब्जर्वेशन, नॉन पार्टिसिपेंट ऑब्जर्वेशन, कंट्रोल एंड दी अनकंट्रोल ऑब्जर्वेशन। सो आप बताइए इसका क्या होगा। तो इसको बोलेंगे जब इसमें वेरिएबल्स अवेलेबल ही नहीं है या उसमें उपस्थिति नहीं है तो वो कंट्रोल थोड़ी होगी, अनकंट्रोल्ड होगी। दैट विल बी ऑप्शन नंबर डी, दैट इज अनकंट्रोल्ड ऑब्जर्वेशन। क्वेश्चन नंबर 25, सो दिस इज द लास्ट क्वेश्चन ऑफ दिस वीडियो। पार्ट सेकंड में डिस्कस करेंगे क्वेश्चन नंबर 26 से। सो अ डिटेल्ड प्लान फॉर ऑब्टेनिंग डेटा साइंटिफिकली इज कॉल्ड एज। वैज्ञानिक रूप से डेटा को प्राप्त करने के लिए विस्तृत योजना को कहा जाता है सैंपल, एक्सपेरिमेंट, साइंटिफिक मेथड एंड रिसर्च डिजाइन। तो आप बताइए कौन सा सही होगा। सो ये तो आप दो एलिमिनेट कर दीजिए, ये तो नहीं हो सकता। आप बताइए दोनों में से कौन सा सही होगा। डिटेल डेटा को अगर आपको ऑब्टेन करना है, डिटेल प्लान फॉर द ऑब्टेनिंग डेटा साइंटिफिकली, इसको क्या बोलेंगे, साइंटिफिक मेथड बोलेंगे या रिसर्च डिजाइन बोलेंगे। देखिए इसका जो करेक्ट आंसर होगा वो डी होगा। रिसर्च ऑलरेडी साइंटिफिक ही होती है, तो इसमें ये नहीं है कि आपको साइंटिफिक लिख दिया तो आप ऑप्शन नंबर सी मार के आ जाए, आपको गलत हो जाएगा। रिसर्च डिजाइन ये है, एक तरीका होता है, इसके माध्यम से आप पूरा एक प्रारूप तैयार करते हैं कि आपको रिसर्च करनी कैसे है, सैंपल क्या होने चाहिए, कौन सा मेथड यूज़ करेंगे, कौन सी टेक्निक यूज़ करेंगे, ये सभी। तो ये साइंटिफिकली ही होता है। रिसर्च क्या है, साइंटिफिक इन्वेस्टिगेशन है, तो ऑप्शन डी हो करेक्ट हो जाएगा। तो आप बताइए कि आपके कितने 25 में से कितने करेक्ट आंसर हुए हैं कमेंट बॉक्स में। सो आज की वीडियो में इतना ही। थैंक यू वेरी मच फॉर डिस्कशन फॉर टुडे।